हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह काम्बोज, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वाराहाट आपका आज मंडे को फिर से वेलकम करता हूं। आज हम बीएससी 6 के लिए जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है आपका lowering of vapor pressure, Raoult's law and relative lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure, Raoult's law and relative lowering of vapor pressure. ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। क्या क्या? Lowering of vapor pressure कैसे होती है, ठीक है, फिर उसमें राउल्ट्स लॉ क्या बात होती है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, और इसमें हम 1-2 क्वेश्चंस। बट सबसे पहले वही हमारा रोज का कुछ मोटिवेशन का मतलब कुछ टिप्स। किसके लिए? हाँ, कंपटीशन के लिए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो कंपटीशन के लिए टिप्स की बात करें तो मैंने आपसे बहुत पिछले वीडियो, अगर आपने देखा होगा, एक इक्विवेलेंट वेट वाला वीडियो मैंने डाला है, वो आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने की मेथड्स बताई थी और इक्विवेलेंट वेट्स कई सारे कंपाउंड्स की इनकी निकालने की मेथड्स बताई थी। लेकिन उसमें मैंने एक बात आपसे कही थी कि ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटा सा करके बहुत मज़े से सॉल्व करा देती है अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले वही कि इक्विवेलेंट वेट का यूज़ क्या है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का यूज़ क्या है, तो इसके लिए पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। टिप्स में आज का ये क्वेश्चन है, लिखिएगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड, calculate the amount of H2O formed by the combustion of 90 gram of H2 gas, by the combustion of 90 gram of H2 gas। देखो, किसी भी कंपाउंड का कंबशन होता है तो इसका मतलब है इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो बर्न हो रहा है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके वो बर्न हो जा रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 90 ग्राम हाइड्रोजन कंबशन हो रहा है उसका और कितना वाटर बन रहा है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब मैं इसमें से इस छोटी सी प्रॉब्लम में से आपको मैं बहुत बड़ी चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, कंबशन का मतलब H2 प्लस O2 एरो H2O। अगर इनऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोजन है या सिंपल कोई चीज़ है, कंबशन हाइड्रोजन कंबशन होता है तो खाली वाटर बनता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो हमेशा CO2 प्लस वाटर बनता है। यहाँ कार्बन है नहीं, खाली H2O बनेगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत आसान है खैर बैलेंस करना, लेकिन कई सारी इक्वेशंस बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों, कई सारी इक्वेशंस बैलेंस करना, एंड इट कंज्यूम्स टाइम ऑल्सो, टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना जानते हैं, मैंने आपको सिखाया इक्विवेलेंट वेट निकालना जानते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। बस आप क्या है, किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, इतना लिखिए, बैलेंसिंग छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 2, ठीक है। और इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 2/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 32, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम वैलेंसी 2, तो कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। 4 8 जा 32, ठीक है, 4 8 जा 32, तो ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया ना 8, सॉरी 8, ये हो गया 8, ठीक है। अब ये कितना होगा 18, और कैटायन की वैलेंसी लेते हैं, कंपाउंड में किसकी लेते हैं, कैटायन की वैलेंसी, तो कैटायन की वैलेंसी यहाँ कितनी होगी 2, एक हाइड्रोजन की 1 तो 2 की 2 हो जाएगी, तो 18/2 यानी कि ये कितना हो गया 9, ठीक है। ये इक्विवेलेंट मास लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको तो पूछा नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको पूछा होता तो इसको, इसका अमाउंट दिया, इसको पूछा है तो इसका अमाउंट कितना दिया है 90, इसको ले लीजिए x ग्राम, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 1/90 इक्वल्स टू 9/x,
इज दैट वेरी सिंपल? कितना हो गया आंसर? x इजिकल्स टू 810 ग्राम। सॉल्व होगी प्रॉब्लम, हो गई? नहीं है मजेदार? पहला प्रॉब्लम बैलेंस भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, वो खत्म। दूसरा प्रॉब्लम कोई टेंशन ही नहीं है, बस अगर ये दिया होता कि इसका कितना अमाउंट चाहिए होगा रिएक्ट करने के लिए, तो इसके नीचे लिखते, ठीक है, इसको इसके नीचे ये लिखते, इसके नीचे x लिखते, इधर मल्टीप्लाई कर देते, समस्या समाधान, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा पता नहीं ये कर दिया, सही है, कैसे पता चलेगा? आप देखते हैं। अब मैं आपको इसको बैलेंस करके बिना इक्विवेलेंट मास के कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। देखिए यहीं पे देखते हैं, देखिए क्या है, H2 प्लस O2 एरो H2O। इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है बेटा? 2 और 2। बहुत आसान वाला मैंने लिया ताकि जल्दी से हो जाए, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इट वर्क्स, इट वर्क्स, ठीक है। आपने क्या लेना है, क्या रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, बैलेंसिंग छूट जाएगी आपका, ऐसे ही हो जाएगा अगर इक्विवेलेंट मास निकालना आता है। अब वो एक चीज छूट याद कर लीजिए, समस्या खत्म, ठीक है। अब देखिए इसका मास कितना हुआ, 2 2 जा 4, ठीक है, ये टोटल मास हो गया। इसका कितना हो गया, 32। यहाँ हम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं और आगे से इसको भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना है, 2, ठीक है, इनटू हो जाएगा 2 क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ बनी है 32, यहाँ क्या है 18 मॉलिक्यूलर मास वाटर का इनटू 2, ठीक है। अब इसको तो पूछा नहीं है, ना ही कुछ किया है इसका, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसको दिया है कितना, 90, ठीक है, और इसको दिया निकालना है तो ये ले लीजिए x और अपॉन में कर दीजिए, इक्वल रख दीजिए। तो ये करते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 4 अपॉन 90 इजिकल्स टू 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 अपॉन x। आंसर एक ही आना चाहिए ना बेटा, आंसर एक ही आना चाहिए। तो क्या आएगा, देखिए बेटा, x इजिकल्स टू 90 इंटू 2 इंटू 18 अपॉन 4, यही तो आएगा। तो 2 2 जा 4, 9 9 इंटू 90 810 ग्राम। ये देखिए बैलेंस करके भी वही रिजल्ट है हमारे पास, बिना बैलेंस किए भी वही रिजल्ट है, हेंस सही है, ठीक है, ढंग से करना, ठीक है। ये बहुत काम की बात है बेटा, बहुत काम की बात। आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए और इसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम निकालिए और अलग अलग इक्वेशंस निकालिए, ढूंढिए क्वेश्चंस और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। नाउ अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं, तो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता कब है, कब होता है बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? वो होता है जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं एक लिक्विड का और दूसरा सॉलिड का, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन जब बनता है तो क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब समझिए इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड है प्योर, हमारे पास क्या है, प्योर लिक्विड है, ठीक है। कोई प्योर लिक्विड है तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, वेपर प्रेशर क्या होता है कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूवमेंट में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो मूव करते रहते हैं, जैसे गैस के बहुत तेज मूव करते हैं, लिक्विड के भी मूव करते हैं, लेकिन विद इन द सरफेस ऑफ लिक्विड ही मूव करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई बहुत तेज हो गया तो कूद के बाहर भी आ सकता है, किसी की स्पीड थोड़ी और ज़्यादा हो गई तो वो जंप करके बाहर आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वेपर। क्या बन जाएगा, वेपर। यानी कि यहाँ पे इसकी कुछ वेपर्स बनेंगी, ठीक है। तो शुरू में जब आपने लिक्विड के ढक्कन को पूरी तरह बंद करके सील किया तो शुरू में धीरे धीरे वेपर्स बढ़ रही होंगी, क्योंकि पहले तो यहाँ वेपर्स नहीं होंगी। तो शुरू में धीरे धीरे यहाँ वेपर्स बढ़ेंगी, यानी कि शुरू में अगर आप यहाँ पे एक बैरोमीटर लगाएं प्रेशर नापने के लिए, तो शुरू में धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी कि इसकी वेपर्स आती जाएंगी तो प्रेशर यहाँ बढ़ता जाएगा। लेकिन वेपर्स ज़्यादा आती जाएंगी तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये वेपर यहाँ से फिर से लिक्विड की ड्रॉप्स में कंडेंस होने लग जाएंगी,
ऊपर। आपने कभी देखा है पानी के पतीले पे ढक्कन लगा देते हैं तो कुछ ड्रॉप्स पतीले पे भी मिलती हैं आपको, ढक्कन पतीले के ढक्कन पे जमी हुई मिलती हैं। वो क्या होता है, जो वेपर्स नीचे से आ रही होती हैं वो फिर से लिक्विफाई होके उस पर टकराने की वजह से उनकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है तो फिर लिक्विड में बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब दो काम एक साथ चल रहे होते हैं। ये बूंद कहाँ आएगी, फिर से यहाँ गिर जाएगी, तो लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, दोनों चीजें चल रही हैं। ठीक है, शुरू में लिक्विड टू वेपर का रेट ज्यादा होता है और वेपर टू लिक्विड का रेट कम होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जाता है और ये बढ़ता जाता है। एक टाइम आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, उस टाइम पे यहाँ प्रेशर बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि जितनी वेपर आ रही होंगी उतना वो नीचे चला जा रहा होगा, तो यहाँ प्रेशर जो बढ़ना बंद हो जाएगा और उस टाइम जो प्रेशर होगा दैट विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्योर लिक्विड, जिसको हम कहते हैं पी नॉट। क्या कहते हैं, पी नॉट। कोई प्योर लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट किया जाता है पी नॉट से। ठीक है, तो पी नॉट आपका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हो गया। वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ द वेपर्स अप्लाइड व्हेन वेपर टू लिक्विड एंड लिक्विड टू वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। दोनों साइड वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं, उस कंडीशन में जो प्रेशर होता है वेपर्स का वो आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। अब क्या हो कि हम क्या करें कि इसके अंदर कोई ऐसा सॉलिड डाल दें जिसकी वेपर्स ना बनती हो, मतलब सॉलिड की तो वेपर बनती नहीं है, पहली बात सॉलिड्स की वेपर बनती नहीं है, कुछ को छोड़ के, जो सबलाइन होते हैं उनको छोड़ के, जैसे कैम्फर है, कपूर है ना, कपूर है, नेफ्थलीन है और बहुत सारे ऐसे हैं जो वेपराइज्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड से भी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली सॉलिड्स आर नॉन वोलेटाइल। तो कोई ऐसा सॉलिड डाल दिया जो कि क्या हो, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉलिड आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो होगा ये पूरे उसमें होमोजेनस हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सॉल्यूशन बन गया पूरे उसमें, तो इसके कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे भी आ जाएंगे, नीचे भी होंगे, नीचे भी होंगे। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस को भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो पहले सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके थे, सॉल्वेंट के थे, यानी कि जो आपका वेपर लिक्विड था उसी के थे। तो पहले सरफेस पे उस वेपराइज होने वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे या अब ज़्यादा होंगे, पहले ज़्यादा रहे होंगे। पहले क्यों ज़्यादा रहे होंगे, पहले वही थे। अब ये कुछ जो वेपर नहीं बनाते हैं वो भी आ गए। अब ये खुद तो बनाएंगे नहीं और इसको भी नहीं बनाने देंगे, उसके लिए भी रोक लगा के खड़े हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले ये प्योर सॉल्वेंट था, अब क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आया है वो खुद तो वेपर्स बनाता नहीं और सरफेस पे आके उसकी मॉलिक्यूल्स को भी वेपर बनाने से स्टॉप कर देता है, रोक देता है ना। ठीक है, तो रोक देता है का मतलब ये हुआ कि ये जो है वेपर जो है, वेपर प्रेशर जो है पहले से कम हो जाएगा, यानी कि ये प्योर का था, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी हो गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी हो गया, पी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं। ठीक है, आप ये तो समझ गए, जितना मान लीजिए पहले वेपर प्रेशर पी नॉट था, अब वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी, जो पहले से कम है, तो पी नॉट माइनस पी क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पहले कितना था, ज़्यादा था, अब सॉल्यूशन का जो है वो कम हो गया। पी क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये जो है पी नॉट माइनस पी विल बी कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वीपी मैंने लिखा है, वीपी मतलब वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट माइनस पी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की। क्या बात करेंगे बेटा, राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ मेनली राउल्ट्स लॉ शुरू में बना लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड
लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउट लॉ आया, फिर वो अप्लाई हो जाता है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के लिए भी। दो लिक्विड मतलब दोनों लिक्विड हैं तो दोनों की वेपर्स बनेंगी। तो राउट लॉ के अकॉर्डिंग ये बात थी कि यहाँ पे दोनों की वेपर्स होंगी तो दोनों की वेपर्स का अपना अपना प्रेशर होगा। एक की वेपर्स का कुछ प्रेशर होगा, दूसरे की वेपर्स का कुछ अलग प्रेशर होगा। तो राउट ने ये कहा कि जो है जिस भी लिक्विड की वेपर्स का जो ऊपर वेपर प्रेशर है उसको पार्शियल वेपर प्रेशर कह दिया। तो पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए यहाँ वाटर और अल्कोहल मिक्स किया है, दोनों वेपर्स बनाते हैं, ठीक है। अगर वाटर ज़्यादा है तो वेपर्स वाटर के ऊपर ज़्यादा होंगी, अल्कोहल कम है तो वेपर्स भी कम होंगी, वेपर्स कम होंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहाँ तो वेपर्स एक ही की हैं, पार्शियल की बात ही नहीं होगी। यहाँ तो ओवरऑल पहले प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात थी, अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउट लॉ के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूशन में जो वेपर्स बना रहे हैं उसके मोल फ्रैक्शन के, है ना। वेपर्स कौन बना रहे हैं? सॉल्वेंट। तो यानी कि अगर इसमें मैंने कहा कि जो 1 है वो सॉल्यूट है और मैंने कहा जो ना सॉल्वेंट है, सॉरी 1 है जो वो सॉल्वेंट है, ठीक है, और जो 2 है वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो होगा 1 आपका सॉल्यूट है, 2 जो है वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? x1 और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? x2। हमने मान लिया x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो भैया पानी यहाँ ज्यादा होगा तो पानी का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। पानी कम होगा तो पानी का वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। अगर नमक डाल देंगे तो नमक तो वेपर बनाएगा नहीं, वेपर तो पानी की ही होंगी, ठीक है। नमक क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, हालांकि यहाँ नमक डालते नहीं है जब तक राउल्ट्स लॉ की बात है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ में मैं बाद में बात करूंगा, आगे और डिटेल में बात करने जा रहे हैं हम इसमें। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर P किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वेपर्स तो सॉल्वेंट की ही बन रही हैं, ठीक है। यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो P इक्वल्स टू P नॉट x1, P इक्वल्स टू P नॉट x1। P नॉट क्या होता है? प्योर का वेपर प्रेशर, ये राउल्ट लॉ में है, ठीक है। जो कांस्टेंट यहाँ लगाते हैं वो प्योर का वेपर प्रेशर लगाते हैं। अब हम जानते हैं बेटा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। तो ये सॉल्वेंट का है, ये सोल्यूट का है। तो x1 इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 माइनस x2। तो पुट द वैल्यू ओवर हियर, यहाँ हम x1 की जगह क्या लगा दें? 1 माइनस x2 लगा दें। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा P नॉट इंटू 1 माइनस x2, ठीक है, 1 माइनस x2। तो अब देखें इसको, यार मेरा रस्टर रोज इधर उधर हो जाता है। अब देखें इसको अंदर P नॉट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर P नॉट को मल्टीप्लाई करने से P इक्वल्स टू P नॉट माइनस P नॉट x2, यही आएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, P नॉट इंटू 1 P नॉट इंटू x2, ठीक है। अब हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, इधर ले आए और ये इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा P नॉट x2 इक्वल्स टू P नॉट माइनस P नॉट माइनस T, ठीक है, P नॉट माइनस P। तो ये क्या आएगा? x2 इक्वल्स टू P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। P नॉट क्या है? प्योर का वेपर प्रेशर। P क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन प्योर का वेपर प्रेशर, ठीक है। इस पूरे टर्म को आप कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पूरा क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि इसके बाद आपका यहाँ था, अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, x2 यानी कि x2 इक्वल्स टू, या इसको हम लिख सकते हैं
पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इजिकल्स टू x2। ठीक है, तो ये क्या है, आर एल वी पी इजिकल्स टू x2। आर एल वी पी मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आर एल वी पी। ठीक है, इजिकल्स टू x2। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर आ जाता है तो आप क्या आंसर देंगे बेटा, क्या आंसर देंगे, ये क्या है, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। ठीक है, वेपर प्रेशर की लोअरिंग को प्योर के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। When lowering of vapor pressure is divided by vapor pressure of pure solvent, this ratio is called relative lowering of vapor pressure. Purely note कर लेना, सुन नहीं पाए तो, when lowering of vapor pressure divided by vapor pressure of pure solvent, which is equals to mole fraction of the solute, equals to mole fraction of the solute। ये बेटा डिराइव करने को भी आता है। ठीक है, ड्राइव करने को भी आता है कि प्रूव दिस, ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक चीज और आती है इससे, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या आता है, प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रूव दैट relative lowering of vapor pressure is a colligative property। अभी आपने क्या प्रूव कर दिया, P नॉट माइनस पी ओवर P इजिकल्स टू x2, P नॉट, ठीक है, इजिकल्स टू x2। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये है डेल्टा P। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप क्या लिख देंगे, डेल्टा P अपॉन P नॉट इजिकल्स टू x2। ठीक है, तो ये रिलेटिव लोअरिंग है, ये क्या है, ये है आर एल वी पी। ठीक है, आर एल वी पी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया क्या होती है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के उस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है ओनली। तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप x2 की जगह लिख दें नंबर ऑफ, यानी कि आर एल वी पी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे कि आर एल वी पी मीन्स डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ठीक है, तो इसमें बेटा कहीं डाउट होगा, कुछ होगा तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस लिख लीजिए कि राउल्स लॉ कब ओबे करता है कोई सॉल्यूशन। कंडीशंस फॉर ओबेइंग राउल्स लॉ, कंडीशंस फॉर ओबेइंग राउल्स लॉ, क्या क्या कंडीशंस हैं बेटा, ये बात करते हैं। कंडीशंस फॉर ओबेइंग राउल्स लॉ, पहली कंडीशन तो ये है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये क्यों कहा, क्योंकि राउल्स लॉ फॉलो करने के लिए सॉल्यूशन को आइडियल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, आइडियल होना पड़ेगा, क्योंकि राउल्स लॉ ओबे जो करते हैं वही ओबे करते हैं जो आइडियल होते हैं। अगर आइडियल ही नहीं होगा तो राउल्स लॉ लगेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, राउल्स लॉ ओबे करने के लिए पहली कंडीशन सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर आइडियल, डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर आइडियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पता नहीं होता आप लोगों को। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, दूसरी बात, सॉल्यूशन में कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन में कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं NaCl की बात कर रहा था ना, मैंने कहा था ये NaCl नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि NaCl को पानी में घोलते ही ये डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। कई ऐसे होते हैं जो जुड़ जाते हैं सॉल्यूशन में जाके, तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तब राउल्स लॉ लगेगा। ठीक है,
राउल्स लॉ कब लगेगा? एसोसिएशन या डिसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। डिस लिख दिया मैंने खाली, आप समझ सकते हैं मैं बोल रहा हूँ डिसोसिएशन है वो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी। ठीक है, तीसरी बात कि जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये सोल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल है। मतलब ये सोल्यूट कंप्लीटली नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ढंग से। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत वेपर्स बनाने लग गया। ठीक है, तो सोल्यूट अच्छे से नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल का मतलब वेपर्स ना बने। ठीक है, सोल्यूट होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस मस्ट बी ओबेड। ये भी कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि फॉलोइंग में से राउल्स लॉ ओबे करने की कंडीशन कौन सी सही है। ठीक है, तो उसमें जनरली डाइल्यूट वाला सही नहीं लगता है और एक ही डाइल्यूट वाला ही सही दिया होता है। ठीक है, और मैंने उस शुरू में जो वीडियो में आपको शुरू में जो बताया ना वो ट्रिक, ठीक है, वो कंप्लीटली ऐसा नहीं है सब इक्वेशंस पे लग जाएगी। ठीक है, एक बात मैं यहाँ बता दूँ, वो ट्रिक बहुत हैवी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब हो जाएंगे तब वो काम नहीं करती है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस पे वो काम करेगी, क्योंकि वो पूछा ही इसीलिए जाता है कि बच्चे को ये ट्रिक आती है नहीं आती है या सारा टाइम इसी में घुसा देगा ये। क्योंकि अगर उसको ढंग से करने बैठोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है वो, टाइम लगेगा उसमें, और लगाओगे तो 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आओगे। जो ऐसे करेगा वो आगे जाएगा, देख लो भैया। ठीक है, ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, आगे कल बात करेंगे। ठीक।